वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पढ़ने वाले हैं हम रिले। आज हम रिले के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटेक्शन का एक अलग तरीका, एक अलग बिहेवियर, एक अलग इंसान, जिसकी वजह से आज हम फिर से हमारी डिवाइसेज को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। देखो, प्रोटेक्शन की डिवाइसेज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्रोटेक्शन की डिवाइसों में आपका एमसीबी हो गया, एमसीसीबी हो गया, ईएलसीबी हो गया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आज उसके पहले हम हमारा पढ़ते हैं रिले। रिले के बारे में अधिकतर स्टूडेंट्स पहले पढ़ चुके होंगे। अगर उन्होंने पावर सिस्टम पढ़ी होगी मेरे से, तो उन्होंने वहां पे रिले के बारे में मैंने काफी डिटेल से डिस्कशन किया था, अच्छी तरीके से। लेकिन हम लोग, मैं आप लोगों को फिर से वो सारी चीजें याद दिलाना चाहता हूं। मैं फिर से आपको डिटेल में ले जाना चाहूंगा। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। आपके सिलेबस में पूरे रिले को इंक्लूड नहीं किया गया है। जितना इंक्लूड किया है उतना मैं बताऊंगा, और जितना इंक्लूड नहीं किया है, अगर किसी को और भी डिटेल में जानना है तो मैं एक लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां दूसरा वीडियो भी आपका पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप पूरा रिले और भी ज्यादा डिटेल में कंसिडर कर सकते हो। जितना मैं बताऊंगा उतना मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, कहीं कोई भी पॉइंट आपका छोड़ूंगा नहीं। टेंशन लेने की बात नहीं है, सही है। जो बच जाएगा और चीजें, वो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे आपके सिलेबस में जितना है मैं उससे ज्यादा ही आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो समझना सर, रिले जो होता है वो किस तरीके से हमारे सिस्टम के ऊपर ऑपरेट करता है। ओके, ये एक्सिस हो गया इसमें, 1 सेकेंड, ठीक है ना। रिले जो होता है वो किस तरीके से हम ऑपरेट करवाते हैं एक रिले को। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, क्या होता है ना कि जब बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे आपका बड़ा एक जनरेटर है, बड़ा आपका ट्रांसफार्मर है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अब जैसे मान लो आपका फ्यूज है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्यूज पढ़ा था, सही बात है ना। अब फ्यूज के साथ में एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है समझना भाई। फ्यूज के साथ में ये तकलीफ है कि पहली बात तो इसकी जो रेटिंग होती है ना, वो रेटिंग इतनी ज्यादा हाई होती नहीं है, ये कम रेटिंग के ऊपर यूज में लिया जाता है, सही बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि इसको एक बार अगर ये यूज में आ गया, इसका फ्यूज वायर अगर एक बार पिघल गया, तो इसको दोबारा आप यूज में नहीं ले सकते हो। आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, एक नया फ्यूज वायर क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक तो ये इसकी तकलीफ है, सही बात है कि नहीं है? ओके। और सबसे बड़ी तकलीफ इस प्रोटेक्शन में पता है क्या थी? सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि ये प्रोटेक्टिव डिवाइस इस चीज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता था कि आने वाली करंट जो है वो आपकी फॉल्ट करंट है या एक फ्लक्चुएशन करंट है। अब फ्लक्चुएशन करंट क्या होती है और फॉल्ट करंट क्या होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। लेकिन फ्यूज के पास में ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये इन दोनों करंट को क्या कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कर सके, दोनों करंट में फर्क देख सके कि ये आने वाली करंट फॉल्ट करंट है या आपकी फ्लक्चुएशन की करंट है। ये क्या करेगा, दोनों के ऊपर ही ऑपरेट करेगा और दोनों की वजह से अपने वायर को क्या करेगा, पिघला देगा। क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा बिहेवियर क्या होता है पता है? फ्लक्चुएशन पता है क्या होता है? फ्लक्चुएशन ये होता है, जैसे मान लो सिस्टम में अचानक से एक हल्के से टाइम के लिए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए अचानक से ओवरलोड आ गया, ठीक है, अचानक से ओवर वोल्टेज आ गया। अब जैसे ही वो वोल्टेज आया, थोड़े से टाइम के लिए आया, लेकिन आया और तुरंत खत्म हो गया, वो होता है फ्लक्चुएशन। फॉल्ट का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो कोई वायर खिंचा हुआ है, ट्रांसमिशन लाइन, अब वो टूट के जमीन पे गिर गया, सही बात है। तो भाई वो जब तक ठीक नहीं होगा, जब तक आप उसको ठीक नहीं करोगे। क्लियर है? तो वो है आपके सिस्टम में क्या, फॉल्ट। वो फॉल्ट है, वो कंटिन्यूसली रहेगा जब तक आप ठीक नहीं करोगे, जब तक आपका वो रहेगा, मैक्सिमम करंट को फ्लो कराएगा, फॉल्ट। लेकिन फ्लक्चुएशन थोड़े से टाइम के लिए आता है। अब फ्यूज के साथ क्या परेशानी है, अगर फ्लक्चुएशन भी आया ना, तो फ्यूज तो सोचेगा यार करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया, क्या करूं, ऑपरेट करूं, इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक लगाएगा, ऑपरेट कर जाएगा, पिघल जाएगा। लेकिन फ्लक्चुएशन तो आया यार, तुरंत खत्म हो गया। क्या उसने सिस्टम को डैमेज किया? क्या नहीं किया। क्या इक्विपमेंट्स खराब किए? क्या नहीं किए। क्योंकि इतने से को तो क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं, सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए भाई? उसके लिए हमने क्या किया, ऐसा एक डिवाइस यूज में लिया जिस डिवाइस के पास में क्या होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए। भाई जो दो चीजों में डिफरेंस कर सके, उसके पास में क्या होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए। तो ब्रेन वाला इक्विपमेंट कौन होता है, रिले होता है। ध्यान रखना, कभी कभी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना, रिले जो होता है, इट्स कॉल्ड ब्रेन ऑफ द प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं इसको,
प्रोटेक्शन डिवाइसेस का क्या बोलते हैं, इसको ब्रेन बोलते हैं। मतलब ब्रेन क्या करता है, अब सोचो फंक्शनलिटी आपको मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स लिखाऊंगा जिसमें फंक्शनलिटी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, वर्किंग बिहेवियर समझना। ब्रेन क्या करता है, आपके पूरे पूरे हाथ पैर है, हाथ मान लो मुझे ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को पकड़ रखा है और मैं बोलूंगा कि मुझे लिखना है। अब लिख कौन रहा है, हाथ लिख रहा है। कौन लिख रहा है, हाथ लिख रहा है। लेकिन इसे लिखने के लिए इंडिकेट या साइन कौन दे रहा है, कौन कह रहा है इससे कि तुम लिखो, ब्रेन बोल रहा है। क्या ब्रेन लिखने का काम कर रहा है क्या, नहीं, लिखने का काम कौन कर रहा है, हाथ कर रहा है। ब्रेन ने सिर्फ क्या दिया है, सिग्नल दिया है। मतलब ब्रेन का जो काम होता है वो कंट्रोल करना और सिग्नल देना होता है, काम करना नहीं होता है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो जैसे ही यहां पे वर्ड आ गया ना क्या ब्रेन, वैसे ही जैसे ही ब्रेन आया आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि रिले जो करेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, फॉल्ट वगैरह को सेंस करेगा, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। ये खुद कभी भी सर्किट को ब्रेक नहीं करेगा। तो सर्किट को ब्रेक कौन करता है, सर्किट ब्रेकर करता है। कौन करता है, सर्किट ब्रेकर करता है। मतलब ये क्या करेगा, रिले जो होगा ये फॉल्ट को सेंस करेगा। क्या करेगा, फॉल्ट को सेंस करेगा और सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजेगा कि भाई क्या क्या है, फॉल्ट आ गया है, क्या करो, ऑपरेट करो। क्या करो, ऑपरेट करो। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अब यहां से इन दोनों बातों को लेकर आप कई सारे डिफरेंस बना सकते हो। जैसे रिले जो होता है वो आपके सिस्टम का ब्रेन होता है, मतलब वो आपके फॉल्ट को सेंस करने की कैपेबिलिटी रखता है, जबकि सर्किट ब्रेकर के पास में सेंसिबल डिवाइस नहीं होती है। वो फिजिकल तरीके से क्या करता है, ऑपरेट करता है और एक हार्डवेयर वाली क्या होती है, डिवाइस होती है। परफेक्ट है, नहीं है, बिल्कुल। रिले जो होता है ये आपके फॉल्ट को क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है और ये क्या करता है, ऑर्डर प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, सर्किट ब्रेकर को। जबकि सर्किट ब्रेकर मैकेनिकली तरीके से क्या करता है, सर्किट को ओपन या क्या करता है, क्लोज करता है। सर्किट को ओपन या क्लोज करने के लिए ऑर्डर कौन देता है, रिले देता है। क्लियर है या नहीं है, सारी बातें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ओके। और भी रिले जो होता है इसके कई सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके आपको कई सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। उसके पहले आप एक बार सर्किट ब्रेकर की और रिले का थोड़ा सा ऑपरेशन समझ लीजिए कि ये दोनों किस तरीके से ऑपरेट करते हैं। फिर मैं आप लोगों को इसकी खासियत बताऊंगा। इसकी खासियत बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट काम का इंसान है हमारा कौन, रिले। अब देखो जरा ध्यान से, मैं आपको पहले थोड़ा सा फील दिला देता हूं कि रिले जो होता है वो वर्क कैसे करता है। थोड़ा फील ले लो तो पढ़ने में मजा आएगा। फील लो थोड़ा सा, देखो क्या होता है भाई। आपके सब स्टेशन जो होता है ना, जैसे 220 वाला सब स्टेशन है, 220 वाला होता है जो 33 के भी निकालता है, सही बात है। 220 33 वाला जो सब स्टेशन होता है, वहां क्या होता है, बिजली आई है। अब बिजली में क्या होता है, ये बस बार है। आप लोग अगर आपके सब स्टेशन पर जाके देखोगे तो क्या होता है, एक बड़ा सा पावर ट्रांसफार्मर रखा रहता है, होता है। वहां से आया, वहां से 3-4 अलग अलग क्या निकल रहे होते हैं, फीडर निकल रहे होते हैं। क्या उन 3-4 फीडर के ऊपर वोल्टेज अलग अलग होता है क्या, नहीं। सबके ऊपर वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल। तो ये समझ ले, ये आपके पावर ट्रांसफार्मर की क्या है, बस बार है। क्या है ये आपकी बस बार है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, बस बार है। बस बार की क्या खास बात होती है, ये पावर ट्रांसफार्मर का आउटपुट है। मान लो पावर ट्रांसफार्मर है, मान लो आपका 220/33 किलो वोल्ट का पावर ट्रांसफार्मर है। तो मान लो उस पर इनकमिंग कितनी आई, 220 वोल्ट की, तो आउटगोइंग कितने का देगा, 33 किलोवाट का। तो इस पूरे के ऊपर कितना किलोवाट लगा हुआ है, 33 किलोवाट लगा हुआ है। अब यहां से क्या निकल रहे होंगे, फीडर निकल रहे होंगे आपके 1 2 3 4, सही बात है। हर फीडर के ऊपर वोल्टेज कितना रहेगा, 33 किलोवाट रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। मतलब इस सब के ऊपर वोल्टेज कितना है, मान लो 33 है, मतलब इसके ऊपर वोल्टेज क्या रहता है, फिक्स रहता है। बस बार के ऊपर ध्यान रखना, दो चीजें हमेशा फिक्स रहती है। एक रहता है आपका कौन, वोल्टेज, दूसरा आपका कौन रहता है, फ्रीक्वेंसी। कौन रहता है, फ्रीक्वेंसी। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बस बार के ऊपर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा कैसी बने रहे, कांस्टेंट बनी रहे। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट नहीं रहती है। हम बोलते हैं ना 50 हर्ट्ज रहती है, नहीं 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 नहीं, फ्रीक्वेंसी भी फ्लक्चुएट करती है आपकी। 48 to 50 के बीच में क्या करती है, ये फ्लक्चुएट करती है, सही बात है कि नहीं है। और ये आप लोगों ने पावर सिस्टम वगैरह में अच्छे से पढ़ा होगा कि लोड चेंज करने से फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, चेंज होता है। मैं आपको एक सिंपल वर्ड में एक एग्जांपल दे सकता हूं। आप जानते हो कि एक जो आपका जनरेटर होता है उसकी रोटेशन स्पीड होती है 120 F/P,
जानते हो कि नहीं जानते हो? बिल्कुल। नंबर ऑफ पोल आपके फिक्स होते हैं हमेशा, 120 आपका कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब आपकी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। हम हमारी स्पीड को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब लोड में अचानक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो शॉर्ट ऑफ पीरियड के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चेंज होती है। स्मॉल टाइम पीरियड के लिए वो होता है फ्लक्चुएशन। क्या होता है? फ्लक्चुएशन। अगर मैं कभी आप लोगों को पावर सिस्टम वगैरह अगर उनकी क्लासे या गलती से अगर मान लो कभी मैं आपको मशीन बताऊंगा, ठीक है ना, तो मैं आपको अगर पढ़ाने का मौका मुझे मिला, अगर आप लोगों का नसीब अच्छा हुआ और मुझे मशीन पढ़ाने का अगर मौका मिल गया आपके गेट वगैरह के लिए, ठीक है, जैसे मशीन और पावर सिस्टम मेरे मेन सब्जेक्ट है, वो पढ़ाता हूँ मैं, ओके, उन्हीं के लिए जाने जाता हूँ, गेट और ईएस वाले को। लेकिन फिर भी ध्यान से समझ लो, अगर कभी मौका मिला तो मैं खोद के बताऊंगा आप लोगों को कि ये फ्रीक्वेंसी वगैरह जो होती है वो लोड के हिसाब से किस तरीके से फ्लक्चुएट करती है। फ्रीक्वेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, सही बात है, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है और वापस 50 पे क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी हम लोग जब बोलते हैं ना कि एक बस बार के ऊपर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, कभी भी अगर बोलेंगे तो ध्यान रखना, ऐसे नहीं बोलेंगे कि बस बार के ऊपर रहेगा ना, हम बोलेंगे इन्फिनिटी बस बार के ऊपर। किसके ऊपर? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का क्या मतलब है? कि उसके पास में इतनी पावर की कैपेबिलिटी है कि कुछ भी कंडीशन हो जाए वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं होने देगा। सही बात है कि नहीं है? कुछ भी हो जाए वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं होने देगा। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ की, तो प्रैक्टिकल लाइफ में वोल्टेज भी फ्लक्चुएट करेगा, फ्रीक्वेंसी भी फ्लक्चुएट करेगी, दोनों ही फ्लक्चुएट करते हैं। क्लियर है ना? ये फ्लक्चुएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी फॉल्ट। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? फॉल्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। बेटा क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है ना? अब देखो, अब क्या हुआ, यहां से मान लो आपका गांव, पूरा शहर, मान लो मोहल्ला आपका पूरा का पूरा पटना शहर का एक मोहल्ला एक सब स्टेशन से कनेक्टेड है, बिल्कुल, तो वहां का एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक फीडर से पावर निकल रहा होगा और आपके मोहल्ले में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? बिल्कुल सही बात है। तो यहां ये हो गया वोल्टेज का बस बार, और इधर से क्या निकला? आपका फीडर निकला। आपका क्या आएगा? इधर से करंट का फ्लो होगा। ये आपकी लाइन है जो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में बिछी हुई रहती है। ACSR कंडक्टर होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल सही बात है ना, यही होते हैं जिसको आप विजुअल बोलते हो। तो इसलिए इसमें किसका फ्लो होता है? करंट का फ्लो होता है। यहां क्या है? वोल्टेज, यहां क्या है? करंट। दोनों चीजें आ गई, बिल्कुल सही है। अब होगा क्या? सोचो, मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन आपके पूरे शहर में फैल रही थी। अब गलती से क्या हुआ, किसी दिन ये ट्रांसमिशन लाइन टूट के जमीन पे गिर गई भाई, तो इसका मतलब क्या आ गया? फॉल्ट आ गया। अब दो चीजें हैं, ध्यान से समझना। जैसे भाई बताओ, मान लो ये कोई एक बैटरी है, ठीक है ना, अब ये बैटरी जो है, मान लो ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन है इस तरीके से, और यहां पे आपका घर कनेक्टेड है, मान लो या आपका पटना शहर कनेक्टेड है। अब मान लो पटना शहर का जो लोड है, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, नॉर्मली आपके घर का मान लो, इसका लोड है, मान लो आपका 8 ओम का इसका क्या है? लोड है ना, और मान लो यहां से जो सप्लाई है ये आपकी 24 वोल्ट है, या मान लो आपकी 30 वोल्ट है, ठीक है, 30 वोल्ट की सप्लाई है, 8 ओम का यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस है। अब ये पूरी ट्रांसमिशन लाइन खींची गई है, तो ट्रांसमिशन लाइन का इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो मैंने बोला 2 ओम के बराबर है। कितना है? 2 ओम के बराबर। जब लोड कनेक्टेड होगा कितनी करंट जाएगी? सर 8 + 2 10 हो गया, 30 से डिवाइड करूंगा मैं तो मेरी फुल लोड करंट आ जाएगी। कितनी आएगी? सर 3 एम्पियर आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल सही। अब मान लो गलती से किसी दिन ये ट्रांसमिशन लाइन टूट के गिर जाए, ये गिर गई मान लो, तो यहां से करंट आएगी। अब करंट को दिखेंगे दो रास्ता, पहला रास्ता दिखेगा ये 8 ओम वाला, दूसरा रास्ता दिखेगा डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट, जीरो रेजिस्टेंस। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाला रास्ता चूज करती है। अब बताओ बेटा, यहां तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, यहां 8 ओम है, तो करंट कौन सा रास्ता चूज करेगी? ये वाला रास्ता चूज करेगी। पूरी की पूरी करंट इधर से जाएगी। क्या 8 ओम के पास करंट जाएगी? क्या नहीं जाएगी। तो अब करंट कितनी फ्लो होगी? तो मैं बोल सकता हूं 30/2, मतलब कितनी होगी? 15 एम्पियर होगी। कितनी होगी? 15 एम्पियर। इतनी करंट फ्लो होगी। अब पहले कितनी जा रही थी? सोचो, कंपेयर करो दोनों का। पहले 3 एम्पियर जा रही थी, अब कितनी जा रही है? 15 एम्पियर जा रही है। मतलब 3 से कितना गुना हो गया ये? अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स। कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स। मतलब जब आपके सिस्टम में फॉल्ट आता है ना, तो फॉल्ट आने के टाइम पे फ्लो होने वाली करंट, जो आपकी ये फीडर से जो करंट फ्लो होती है, ये करंट अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 गुना क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बताओ बेटा, अगर ये करंट बढ़ गई तो यहां तो ट्रांसफार्मर रखा था ना, जैसे मैंने बोला था 220/33 का, तो 33 इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। अब ये करंट तो सेकेंडरी वाइंडिंग में ही जा रही है, सही बात है।
तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, 6 गुना हो गई। मान लो पहले जो जा रही थी उसकी 6 गुना हो गई, अब 6 गुना हो गई तो वाइंडिंग जलने का डर है कि नहीं है? बिल्कुल जर है भाई, ये तो ट्रांसफार्मर को जला देगा। अरे जलाएगा कि नहीं जलाएगा? बिल्कुल, ये तो जनरेटर को अफेक्ट करेगा जाके। तो फिर क्या करना चाहिए? इससे मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, करना चाहिए ना? बिल्कुल करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? प्रोटेक्शन सिस्टम लगाएंगे। अब देखो प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। प्रोटेक्शन सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिले एंड सर्किट ब्रेकर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। किस तरीके से होता है समझना। देखो रिले जो होता है वो आपका कुछ इस तरह का होता है, ध्यान से समझोगे मजा आएगा। देखो रिले में 2 कोयल होती है। कितनी कोयल होती है? 2 कोयल होती है। और ये किस तरीके से कनेक्टेड होती है जरा समझना ध्यान से। पहली कोयल होती है ये वाली, यहां पे मैंने 2 कोयल लगाई। ये एक तरीके से एक माइनर सा ट्रांसफार्मर समझ लो आप। ये प्राइमरी हो गई, ये सेकेंडरी हो गई। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। अब इस कोयल को आप कौन सी कोयल बोलोगे बताओ? कहां लगी हुई है? बस बार पे लगी हुई है। बस बार पे क्या होता है? वोल्टेज होता है। तो इसको आप क्या बोलोगे? पोटेंशियल कोयल। कोई कंफ्यूजन नहीं है? क्या बोलोगे? पोटेंशियल कोयल। दूसरी कोयल इसमें कौन सी होती है? दूसरी कोयल होती है ये करंट वाली। बिल्कुल परफेक्ट है। कौन सी होती है? करंट वाली। ये हो गया आपका करंट। ये दोनों इस तरीके से जाके एक बॉक्स में क्या होती है? बंद होती है। ये इस तरीके से। ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ही कहलाता है रिले। क्या कहलाता है? रिले कहलाता है। अब समझना, ध्यान से समझो। ये जो कोयल है ये कौन सी कोयल कहलाएगी? करंट कोयल कहलाएगी। कौन सी कोयल कहलाएगी? करंट कोयल कहलाएगी। अब होगा क्या कहानी में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो होगा क्या, जब आपके सिस्टम में मान लो फॉल्ट आया, फॉल्ट आते ही आपकी करंट, मान लो पहले इसमें करंट जा रही थी, मान लो 3 एम्पियर जा रही थी, जैसे ही फॉल्ट आया करंट हो गई मान लो 15 एम्पियर। इस वाली वाइंडिंग में करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सही है। इसको क्या लग जाएगा? पता लग जाएगा कि करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ चुकी है। अब पहले तो ये बताओ कि इसको पता कैसे लगेगा? सर पता इसलिए लगेगा, ट्रांसफार्मर वगैरह की क्वालिटी हम जानते हैं। क्या होता है? 2 कोयल होती है, एक इधर प्राइमरी, एक इधर होती है सेकेंडरी। सही बात है। और कनेक्शन दोनों का बिहेवियर हम अच्छे से जानते हैं। क्या होता है भाई, मान लो इस कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कितने हैं? N1 है। और इस कोयल के नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कितने हैं? N2 है। अगर इसमें जाने वाली करंट मान लो ये I1 है, और तो इसमें करंट कितनी जाएगी? तो हम अच्छे से जानते हैं कि सर I1/I2 जो होता है वो N2/N1 के बराबर होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही है। तो जब इसमें 3 एम्पियर जा रही होगी तो उस टाइम पे यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट होगी। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको ज्यादा रखने चाहिए, कम रखने चाहिए? पहले तो ये बताओ। यहाँ पे N1 है, यहाँ पे N2 है, ये ज्यादा होने चाहिए N1 से या कम होने चाहिए? सर अगर मान लो यहाँ पे, भाई ऐसा तो नहीं है। देखो एक चीज को बात बताओ मेरे को, ऐसा थोड़ी है कि मैं रिले को बोलूंगा कि यार पहले 3 एम्पियर जा रही है, 15 एम्पियर जा रही है, तो रिले के अंदर भी मैं 15 एम्पियर फ्लो कर रहा हूं, ये कोई जरूरी थोड़ी है ना। मैंने क्या बोला, जब यहां पे 3 एम्पियर जा रही थी, मान लो कि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स ये N1 है, ये N2 है, मान लो N2 की वैल्यू मैंने बहुत ज्यादा रख दी, N1 की वैल्यू मैंने बहुत कम रखी, सही है ना। मान लो N2 है आपका कितना, 1000 है, और N1 आपके कितने हैं, मान लो 10 है। तो जब 3 एम्पियर की करंट जा रही थी, जब कितने के एम्पियर की करंट जा रही थी? 3 एम्पियर की। जब I1 3 एम्पियर था तो I2 कितना हो जाएगा? I2 हो जाएगा सर N1/N2, मतलब 10 डिवाइड बाई 1000 मल्टीप्लाई विथ 3। तो रिले में कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? 0.03 एम्पियर। अब जैसे ही फॉल्ट आया, अब यहां पे करंट कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? 0.15। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही है। अब आप बोलोगे सर रिले में तो इतनी कम करंट जा रही है, ये कैसे डिटेक्ट करेगा? मैंने बोल दिया रिले को, मैंने रिले को क्या बोल रखा है? मैंने रिले को ये बोल रखा है कि भाई फुल लोड पे करंट जा रही है 0.03, फॉल्ट के टाइम पे ये बढ़ के इतनी हो रही है। मैंने रिले को बोला आप एक काम करो, क्या करो कि आपकी करंट कोयल में जैसे ही आपकी करंट 0.04 से ज्यादा हो जाए, समझ लेना कि फॉल्ट आ गया है। मैंने रिले में क्या सेट कर दिया? मैंने बोल दिया कि जैसे ही आपकी करंट 0.04 से ज्यादा हो जाए, समझ लेना आपके सिस्टम में क्या आ चुका है? फॉल्ट आ चुका है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो उस रिले ने क्या बोला? अब देखो रिले जो बनाया जाता है ये सेंसिंग डिवाइस है बेटा। तो सेंसिंग डिवाइस को आप ये नहीं करोगे कि यहां जितनी करंट जाएगी उतनी, आप क्या जरूरत है फ्लो कराने की? उसे तो सिर्फ सेंस करने का जरूरत है ना। तो इसके इन कोयल्स में करंट और वोल्टेज की वैल्यू काफी कम रखी जाती है, और वो कम किस तरीके से की जाती है? नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करके? फिक्स करके। समझ गए? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है। ये करंट कोयल है इसलिए इसमें N2 ज्यादा रखा जाता है, N1 कम रखा जाता है। ये पोटेंशियल है इसलिए ये वाली नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगी और ये वाली नंबर ऑफ टर्न्स कम होगी। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल सही है, ओके। अब कहानी में क्या हुआ कि सर ये तो मुझे पता लग गया कि अगर जैसे ही फॉल्ट आएगा
तो ये यहां करंट को मेजर कर रहा है, ये इधर वोल्टेज को मेजर कर रहा है। अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएट हुआ तो भी रिले को पता लग जाएगा, करंट में फ्लक्चुएट हुआ तो भी रिले को पता लग जाएगा। एंड सेकंड थिंग, अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ ना तो भी रिले को पता लग जाएगा। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर हो गया। अब समझिए कैसे कैसे, यहां से आप लोगों को कई बातें ध्यान से समझने को मिलेगी। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, एक रिले जो होता है वो किस किस चीज को सेंस करता है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं भाई, बताओ जरा किस किस चीज को। इस डायग्राम को देख के मुझे बताओ। पहली चीज, सर करंट को सेंस करता है। पहला बेटा किसको? करंट को सेंस करता है। दूसरा किसको? वोल्टेज को सेंस करता है। तीसरा किसको? फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है। किसी में भी फ्लक्चुएशन हुआ ना तो रिले सेंस कर लेगा। अगर ज्यादा परेशानी आई तो सिस्टम को भेज देगा, भाई चेंज हो रहा है। सही बात है। फ्रीक्वेंसी कब चेंज होती है? जब लोड वेरिएशन करता है बार बार, है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ तो जनरेटर को परेशानी होगी, स्पीड में बार बार चेंज होगा। सही बात है। तो प्रॉब्लम तो है बिल्कुल भाई, सिंक्रोनस मशीन है, सिंक्रोनस स्पीड से चलना चाहिए। बार बार चेंज होएगा तो हो सकता है आपका जनरेटर खराब हो जाए, अलग अलग स्पीड से चलेगा तो। सही बात है। तो फॉल्ट तो है, परेशानी तो है। दूसरी खास बात, इसमें करंट है, वोल्टेज है। अब आप एक बात ना बहुत अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो? कि यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी कोइल है, प्राइमरी सेकेंडरी कोइल है। मतलब ये एक्चुअली यहाँ अंदर भी एक क्या बन रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर बन रहा है। एक छोटा सा क्या बन रहा है? ट्रांसफॉर्मर बन रहा है। अब ट्रांसफॉर्मर के बाद एक खास बात और होती है कि ट्रांसफॉर्मर के इधर जितनी एक्टिव पावर होती है उतनी इधर होती है। मतलब ट्रांसफॉर्मर जो होता है ना, वोल्टेज करंट के साथ में फेज को भी देखता हुआ चलता है। किसको? फेज को। भाई जब करंट ले लिया, वोल्टेज ले लिया, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी तो पता रहेगा। क्या ये फेज को मेजर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। तो ये एक खास बात और है इसमें कि ये फेज में होने वाले डिफरेंस को भी क्या कर लेता है? एक्चुएट कर लेता है। क्या कर लेता है? पता कर लेता है। इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन। सिर्फ दो कॉइल लगाने से इसने कितनी चीजों को मेजर कर लिया। देखो, करंट में आ जाए, वोल्टेज में आ जाए, फ्रीक्वेंसी में आ जाए, फेज में प्रॉब्लम आ जाए, किसमें भी प्रॉब्लम आ जाए, सारे फॉल्ट को ये क्या कर लेगा? कंसिडर कर लेगा। समझ में आ गई? तो पहला काम तो हम लोगों ने क्या कर लिया है, बताओ भाई? ये कर लिया है कि इसने क्या कर लिया? सेंस कर लिया फॉल्ट को। और कौन किन चीजों को करेगा? इतनी सारी चीजों को करेगा। अब क्या करना चाहिए? अब भाई मान लो इसने सेंस कर लिया। अब सेंस कर लिया तो क्या करेगा? सिग्नल भेजेगा। इसको पता लग गया भाई फॉल्ट आ गया, क्या करना है? इसको सिग्नल भेजना है। अब क्या ये खुद सर्किट ब्रेक करेगा क्या? ना। किसको सिग्नल भेजेगा? सर्किट ब्रेकर को। बिल्कुल। तो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है बेटा यहां पे, आपके फेज पे लगा हुआ होता है यहां पे। सर्किट ब्रेकर एक बॉक्स होता है। क्या मैकेनिज्म होता है इसका मैं बता देता हूं। सर्किट ब्रेकर में जैसे ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहां पे इस तरीके से एक क्या होता है? ये हिंज होता है। ये यूं पीछे की सकता है, यूं आगे होता है। आपने देखा होगा सर्किट ब्रेकर में दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स पार्ट होता है, एक मूविंग पार्ट होता है। सही बात है। ये मूविंग पार्ट जो होता है वो इस तरीके से एक हैंडल से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? एक हैंडल से कनेक्टेड होता है। अब ये हैंडल किससे कनेक्टेड होता है? ये खास बात है। ये हैंडल जो होता है ना बेटा, ये एक कोइल से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? एक कोइल से कनेक्टेड होता है। इस कोइल को बोलते हैं ट्रिप कोइल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिप कोइल। ट्रिप का मतलब तो आप समझ रहे हो ना, होता है ना भाई फॉल्ट में प्रॉब्लम, जैसे आपके एमसीबी ट्रिप कर जाती है, परेशानी आती है, मतलब ये क्या करेगा? ट्रिपिंग का काम करेगा। मतलब यही वो इक्विपमेंट्स है जो इस हैंडल को फोर्स लगाएगा कि भाई इस सर्किट ब्रेकर को ओपन करो या क्लोज करो। सही है ना? बिल्कुल। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म कनेक्ट होता है एक डीसी बैटरी से, और ये होता है इस तरीके से। अब समझना ध्यान से, ये है वी वोल्टेज। अब क्या कहानी होगी? यहां से एक हैंडल लगा हुआ होता है, इधर से यहां पे एक क्या लगा होता है? ये स्विच लगा होता है। क्या ये एक हल्का सा स्विच है। अब क्या होता है कि जब आपके सिस्टम में फॉल्ट नहीं होता तो सिस्टम बराबर तरीके से चल रहा होता है, और ये स्विच जो होता है ना, ये क्या होता है? ओपन होता है, और इस ट्रिप कोइल के पास में कोई भी करंट नहीं होती है। जैसे ही फॉल्ट आया, रिले सेंस करेगा। अगर रिले को लगा कि ये फॉल्ट है तो रिले क्या करेगा? इस स्विच के ऊपर प्रेशर करके इस स्विच को क्या करता है? बंद करता है। अब जैसे ही उसने इस स्विच को क्या कर दिया? बंद कर दिया। बंद करते ही क्या कहानी होती है? जैसे ही वो इसको बंद करेगा, बंद करते ही यहाँ पे डीसी बैटरी लगी हुई है, ये सर्किट हो जाएगा क्लोज। तो इस सर्किट में करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें करंट का फ्लो होगा, ये कोयल है, इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। अगर इसमें करंट गई मान लो I, और इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स है मान लो N, तो इस कोयल जो होगा, ये कोयल एक एमएमएफ प्रोड्यूस करेगी, और वो प्रोड्यूस होगा N × I। जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उस हिसाब से एमएमएफ लगेगा। एमएमएफ क्या होता है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मतलब ये एक फोर्स है। क्या है? एक फोर्स है। यहाँ पे एक डिवाइस होती है जो इस मैग्नेटिक फोर्स को
क्या करती है, मैकेनिकल फोर्स में कन्वर्ट कर देती है। सही बात है। उससे कनेक्टेड होता है ये हिंज। क्या कनेक्टेड होता है, ये हिंज। तो जैसे ही ये एमएमएफ डेवलप होता है, ये इस हिंज के ऊपर फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, और ये क्या करता है, इस हिंज को पीछे की तरफ खींचता है, इस हैंडल को पीछे की तरफ खींचता है। जैसे ये हैंडल पीछे की तरफ खिसकता है, ये सर्किट ब्रेकर यहां से खिसक के इधर क्या आ जाता है, पीछे आ जाता है, यहां आ जाता है ये। अब जैसे ये यहां आया, इन दोनों के बीच में क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट हो गया तो आगे करंट का फ्लो नहीं होगा, और आपका पीछे का पूरा सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। समझ में आई कहानी। हम लोगों को रिले पढ़ना है, सर्किट ब्रेकर का पूरा नहीं पढ़ना है, क्लासिफिकेशन वगैरह, हम लोगों को सिर्फ रिले पढ़ना है। तो रिले की खास बात है, आप लोगों को क्या क्या पता चली है। रिले एक सेंसिंग डिवाइस होता है, इट्स यूज एज ए ब्रेन ऑफ द सिस्टम या ब्रेन ऑफ द प्रोटेक्शन डिवाइस। किस किस इक्विपमेंट्स के ऊपर वर्क करता है, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी, फेज, किसी में भी अगर फॉल्ट आ जाए तो रिले उसको सेंस कर लेता है। रिले सेंस करके सिग्नल भेजता है किसको, ट्रिप कोइल को या इस सिस्टम को। ये सिस्टम क्या करता है, यहाँ से ट्रिप कोइल में करंट जाती है, एमएमएफ प्रोड्यूस करता है, और वो इस हैंडल को वापस खींचता है, और आपका ये सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब लाइनमैन गए, फॉल्ट आ गया, इसने क्लियर कर लिया, लाइनमैन गए, लाइनमैन ने जाके लाइन वगैरह को ठीक कर दिया, सब कुछ कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे ही कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब नॉर्मल हुआ, हम क्या बोलते हैं, भाई सिस्टम को चालू करो। क्या करो, सिस्टम को चालू करो, सब सिस्टम ओके है। तो हम क्या करते हैं, जाके स्ट्रिप कोइल को वापस से इसको बोलते हैं कि हाँ भाई सिग्नल दो, इसको वापस कनेक्ट करना है। इसको क्या करते हैं, वापस से कनेक्ट कर देते हैं। जाते हो आप 220 GSS पे, वापस लगा देते हैं जियो स्विच, लगाया इसको, लगाते ही वापस से करंट का क्या हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा, और पूरा सिस्टम नॉर्मल कंडीशन में चलना शुरू हो जाएगा। ये एक कहानी होती है पूरी की पूरी किसकी, रिले और सर्किट ब्रेकर की। आजकल ये वापस सिस्टम को ऑन करने के बाद में सारे काम बटन से होने लग गए, ठीक है ना। जब सिस्टम ओके हो जाता है तो आपका क्या हो जाता है, PLC SCADA जैसे ऑटोमेटिक चलता है, वो सारे क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं कि हाँ भाई अब सिस्टम ओके हो चुका है। सही बात है। वापस से इसको कनेक्ट करते हैं, रिले को पता लगता है, और रिले ऑटोमेटिकली सिग्नल भेज के इसको क्या कर देता है, बंद कर देता है सिस्टम के चालू होते ही। ये कहानी आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में चलती है। समझ में आया। अब मैं डिटेल में चलूँ, थोड़ा सा और चले इनके बारे में, खास बातें करें पॉइंट्स के बारे में। अब जरा ध्यान से समझिए। अब देखो, अब सबसे पहले कुछ खास बातें और जो रिले के बारे में आप लोगों को जान लेनी चाहिए। रिले जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक रिले होता है प्राइमरी, एक रिले होता है सेकेंडरी। मतलब प्रोटेक्शन जो होता है ना, एक्चुअली बोला जाए तो प्रोटेक्शन जो होता है ना, वो प्रोटेक्शन ही दो तरह का होता है। कौन कौन सा प्रोटेक्शन होता है, एक होता है प्राइमरी प्रोटेक्शन, ये मैंने फ्यूज के टाइम पे भी बताया था आपको, और एक होता है कौन सा, सेकेंडरी प्रोटेक्शन। अब प्राइमरी प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि जैसे ही फॉल्ट आया और सबके पहले जो रिले ऑपरेट करेगा वो रिले कहलाएगा प्राइमरी रिले, और अगर उस रिले ने ऑपरेट नहीं किया और किसी दूसरे को ऑपरेट करने की जरूरत पड़ गई तो जो ऑपरेट करेगा वो कहलाएगा सेकेंडरी रिले। जैसे मैंने आप लोगों को फ्यूज के टाइम पे बताया था कि पहले लगी होती है एमसीबी, उसके बाद में लगा होता है फ्यूज। सही बात है। तो फ्यूज को हम लोगों ने सेकेंडरी बोला था, क्यों, क्योंकि भाई पहले काम होता है एमसीबी का करने का। अगर फॉल्ट आते ही एमसीबी ट्रिप हो गई तो फ्यूज को ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लो अगर एमसीबी ट्रिप नहीं हुई तो फिर फ्यूज ऑपरेट करेगा। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल। तो बड़ी डिवाइसेज में दो दो रिले लगे हुए होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। जैसे ही फॉल्ट आता है सबके पहले ऑपरेट कौन करता है, प्राइमरी ऑपरेट करता है। अगर ये ऑपरेट नहीं हुआ तो फिर कौन ऑपरेट करता है, सेकेंडरी ऑपरेट करता है। अब एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी रिले के ऑपरेट नहीं करने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। अब बताओ, ये रिले मैंने आप लोगों को पूरा बना दिया है। अब बताओ इस रिले के ऑपरेट नहीं करने के क्या क्या कंडीशन पाई जा सकती है। पहली चीज तो ये कि सर रिले के अंदर मान लो ये आपकी जो कोइल्स है, ये कोइल्स आपकी कोई डैमेज हो जाए और ये आपके फॉल्ट को सेंस ना कर पाए। सही बात है। वोल्टेज कोइल या करंट कोइल का फेल हो जाना, पहली कंडीशन। यहीं से चलना शुरू करते हैं। इनमें इनका अगर फेल हो गया तो ये सेंस नहीं कर पाएगी, तो ये रिले ऑपरेट नहीं करेगा। सही है, ओके। दूसरी चीज यहां से करने पे मान लो ये डीसी बैटरी का खराब हो जाना, ये डीसी बैटरी काम ना करे। भाई इसने सेंस कर लिया, इसने सिग्नल भेजा, लेकिन डीसी बैटरी ने ऑपरेट नहीं किया, खराब हो गई थी ये, तो इसने करंट को फ्लो नहीं कराया। सही बात है। तीसरी चीज ट्रिप कोइल का डैमेज हो जाना। अगर ट्रिप कोइल खराब है तो इसने सिग्नल भी भेज दिया, इसने करंट भी भेज दिया, लेकिन ये एमएमएफ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, तो फिर प्रॉब्लम हो गई। सही बात है, बिल्कुल सही है। चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, इसने एमएमएफ भी प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये हैंडल तो मैकेनिकल है। मान लो इसमें जंग लग गया, ये जैम हो गया है ना, इसके बोल्ट वोल्ट कुछ टाइट हो गए, ये मूव नहीं कर पा रहा है, तो ये इसको खींचने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन ये फंस गया, ये मूव नहीं कर पा रहा है।
तो भी आपका रिले क्या, तो भी आपका ऑपरेशन क्या नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सही बात है। तो प्राइमरी रिले के फेल होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कोइल्स का खराब हो जाना, ट्रिप कोइल का खराब हो जाना, वोल्टेज का काम नहीं करना, हैंडल का काम नहीं करना, मैकेनिकल प्रोसेस का अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाना, ये सारे कंडीशन हो सकते हैं एक प्राइमरी रिले के फेल होने के। अगर प्राइमरी फेल हुआ तो कौन सा यूज होगा? सेकेंडरी यूज होगा। हम एक के साथ में कई सारे रिले यूज में लेते हैं, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है? आगे चलूं, नई कहानी नई बातें, ठीक है, ओके, इसको हटा दूं। ओके, हाँ ठीक है। अब रिले की कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ओके, रिले के बारे में और कुछ नई नई बातें आप लोगों को जान देता हूं, कुछ नई टर्म्स, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। लेकिन प्रॉपर्टीज के अलावा एक लाइन और, ओके ठीक है, हाँ मैं थोड़ा भूल रहा था, एक लाइन और थोड़ा याद कर लो दोस्तों कि रिले जो होता है, हाँ इसकी एक खास बात और रहती है रिले की। देखो, क्या जब सिस्टम में फॉल्ट आया, रिले को कब पता चला? फॉल्ट आने के बाद या फॉल्ट आने से पहले? सर जब फॉल्ट आया तो उसके बाद ही रिले को पता चला, क्या पहले पता लगा क्या? नहीं। क्या ये ज्योतिषी है क्या? ना 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 ना, ये ज्योतिषी नहीं है। फॉल्ट आ जाएगा उसके बाद में इसको पता लगेगा। तो रिले की एक खास बात और आप ये लिख सकते हो कि रिले जो होता है ना, वो फॉल्ट आने के बाद में उसको डिटेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिषी है, ये प्री डिटरमाइंड वैल्यूज के ऊपर नहीं चलता है, ये पहले से गेस नहीं कर लेता है कि फॉल्ट आने वाला है। लेकिन अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं? आप तो यही बोलोगे सर फॉल्ट आएगा तो ही तो पता करेगी ना कोई डिवाइस, पहले से कैसे पता कर लेगी? नहीं, एक रिले ऐसा भी है जो पहले ही पता कर लेता है कि फॉल्ट आने वाला है, वो होता है आपका बुकोज रिले। ठीक है, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो बुकोज रिले आप जानते हो ना, ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के ऊपर ऑयल का टैंक बना हुआ होता है, उसमें आपका ट्रांसफार्मर पर फॉल्ट अगर आने वाला है या नहीं आने वाला है वो पहले से डिटेक्ट कर लेता है। कैसे? क्योंकि वो ट्रांसफार्मर के अंदर के इंटरनल फॉल्ट के लिए काम करता है, जानते हो आप हैं? तो जैसे आपका ट्रांसफार्मर ओवरलोड पे चल रहा है, तो मान लो जब जैसे ही उसमें क्या होगा, हीट जो होगी, ट्रांसफार्मर की हीट अगर बहुत ज्यादा डेवलप होने लगती है तो ऊपर का जो आपका कंजर्वेटिव बॉक्स होता है, उस बॉक्स में क्या होती है, फ्यूल गैसेस भरना शुरू कर देती है। ठीक है ना? तो फॉल्ट आने से पहले ही वो बुकोज रिले क्या करता है, अलार्म क्लॉक को बजाना शुरू कर देता है कि भाई ऑयल बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, ट्रांसफार्मर जलने वाला है, इसे बंद करो। सही बात है। तो फॉल्ट आने से पहले ही क्या कर देता है, सिग्नल भेज देता है। तो एक एक्सपेक्टेशन है, एक आपका एक्सपेक्शन केस है यहाँ पे, उसलिए मैंने आप लोगों को बताया है कि बुकोज रिले एकमात्र ऐसा रिले है जो फॉल्ट आने से पहले ही आपको बता देता है कि फॉल्ट आने वाला है। अदरवाइज किसी भी रिले में फॉल्ट आने से पहले भविष्यवाणी नहीं होती है, सिर्फ एकमात्र में होती है। इसलिए आप लोगों से पूछ लिया जाता है क्या रिले पहले से भविष्यवाणी कर देता है? नहीं करता है। कौन करता है? एकमात्र करता है बुकोज रिले। क्लियर है? ओके, अब देखो आप लोगों के कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द रिले क्या क्या होनी चाहिए, आप लोग ही बताओ मुझे क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले सर ये सेंस कर लेना चाहिए हर चीज को। सही बात है, ओके। तो पहली प्रॉपर्टी हो जाती है सेंसिटिविटी। ठीक है, कि इसकी सेंस करने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। सेंसिटिविटी में क्या लिखोगे? तो इट कैन सेंस द स्मॉल चेंज इन दी क्वांटिटी। क्वांटिटी का क्या मतलब है? करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज। किसी में अगर थोड़ा भी डिफरेंस आ गया तो ये इसको क्या कर लेना चाहिए, सेंस कर लेना चाहिए। ये इसकी क्या होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है ना? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? सिंप्लिसिटी। क्या होनी चाहिए? सिंप्लिसिटी। अरे भाई कोई भी डिवाइस हो उसका ऑपरेट करने का तरीका सिंपल होना चाहिए। सही है? ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकल के बंदे हो, आप इंजीनियर हो तो आप ही उसको ऑपरेट कर पाए। ना 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 ना, एक नॉर्मल सा राइल मैन भी उसको क्या कर सके, ऑपरेट कर सके। बड़ा ही सिंपल है इसका मैकेनिज्म, डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही सिंपल है। तो सिंप्लिसिटी इसकी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, तीसरी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है पहले ये बताओ मुझे भाई। रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी सिस्टम, जैसे होता है ना कि आपके पापा ने आपको बोल दिया, आदेश दे दिया कि बेटा ये 100 रुपये लेके जाओ और मार्केट से चीनी खरीद के लेके आओ, शक्कर। सही बात है, आप लोगे, जाओगे, खरीद के लाओगे, मना करोगे क्या? नहीं।
तो ऐसी कंडीशन, ऐसे इक्विपमेंट्स जो ऑर्डर्स के ऊपर वर्क करते हो, आपने एक बार ऑर्डर दे दिया, जैसे आपने इस रिले को बोल दिया कि भाई आपने एक फिक्स करंट बोल दिया, आपने बोला कि मान लो IOP ये कोई करंट है, आपने इस रिले में सेट कर दिया, आपने बोला कि जैसे ही आपकी इस कोयल में इस करंट से ज्यादा करंट हो जाए आप बोल देना कि फॉल्ट आ गया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। आप लोगों ने यहां पे एक वोल्टेज फिक्स कर दिया VOP, आपने बोला कि इस कोयल में जैसे ही वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाए, रिले से बोल दिया कि इससे जैसे ही वोल्टेज ज्यादा हो जाए आप क्या करना, ऑपरेट कर देना, समझ लेना फॉल्ट आ गया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब क्या है कि एक रिले का, एक डिवाइस का प्री डिटरमाइंड वैल्यूज के ऊपर, प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से फिक्स कर दिया कि इस करंट के ऊपर ऑपरेट करना है, इस वोल्टेज के ऊपर ऑपरेट करना है। सही बात है कि प्री डिटरमाइंड वैल्यूज के ऊपर ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी आपकी क्या कहलाती है, रिलायबिलिटी कहलाती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? ओके कि वर्क्स ऑन दी प्री डिटरमाइंड वैल्यूज, प्री डिटरमाइंड वैल्यूज के ऊपर क्या करना, वर्क करना। ओके, तो क्या हो गया, सेंसिटिविटी हो गया, सिंप्लिसिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। ओके, फोर्थ नंबर स्पीड। फोर्थ नंबर क्या है? स्पीड। स्पीड का क्या मतलब है कि सर इसका वर्क करने की स्पीड कितनी तेज होनी चाहिए। अब दो चीजें हैं बेटा, चला मुझे ध्यान से बताओ, क्या इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए या बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए? दो ऑप्शन है आपके पास, मुझे एक आंसर दो, सोचो बैठ के, क्या हाई होनी चाहिए या स्लो होनी चाहिए? और अगर हाई होगी तो क्या परेशानी है, स्लो होगी तो क्या परेशानी है, बताओ। देखो, अगर इसके वर्क करने की स्पीड स्लो हुई तो क्या परेशानी आएगी, फॉल्ट आएगा, धीरे धीरे सेंस करेगा, धीरे धीरे सिग्नल भेजेगा, हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लगा दे ऑपरेट करने में। अरे बहुत ज्यादा ऑपरेट करने में टाइम लगा दे, अगर मान लो फॉल्ट करंट ज्यादा हुई तो जब तक तो वो सिस्टम को ही जला देगी, आपके ट्रांसफार्मर को ही जला देगी, आपके इक्विपमेंट्स को ही खराब कर देगी। तो फिर रिले होने का मतलब क्या है? तो क्या बहुत ज्यादा स्लो होना चाहिए? ना 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 ना, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो क्या बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए? हाँ, फास्ट हो सकती है कि फटाक से ऑपरेट कर दे, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? डिस्क्रिमिनेशन का। क्या प्रॉब्लम है? डिस्क्रिमिनेशन का। बिल्कुल, कि अगर सर ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, अगर ये बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, क्योंकि इसके पास एक कैपेबिलिटी और होनी चाहिए, एक इसकी प्रॉपर्टी और होती है डिस्क्रिमिनेशन की। किसकी? डिस्क्रिमिनेशन की। क्योंकि हमारे पास दो तरह की करंट होती है। कौन कौन सी? अभी अभी जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, फॉल्ट करंट, और दूसरी कौन सी? फ्लक्चुएशन। बिल्कुल सही बात है ना। एक फॉल्ट करंट होता है, एक क्या होता है? फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन जो आता है वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आता है। ये आता है वो किसके लिए आता है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। क्लियर है कि नहीं है? अब बताओ, अगर एक रिले ऐसा हुआ जो बहुत फास्ट ऑपरेट करता है तो क्या होगा? वो इस शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही ऑपरेट कर जाएगा। मान लो फ्लक्चुएशन करंट आई थी हैं, और वो इतनी देर तक भी वेट नहीं किया, और जैसे ही करंट आई उसने ऑपरेट कर दिया, तो क्या अनावश्यक तरीके से ओपन हो गया ना सिस्टम, तो उससे डैमेज नहीं होना था। फ्लक्चुएशन करंट इतनी ज्यादा हाई होती नहीं है। सही बात है कि नहीं है? बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। बिल्कुल। तो क्या इस पे ऑपरेट करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। तो क्या सिस्टम की स्पीड, जो रिले की स्पीड होनी चाहिए वर्किंग, क्या वो बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए क्या? ना 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 ना, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं है? तो दोनों ही चीजें है बेटा, कि इसकी जो स्पीड होती है, आप इसको क्या बोलोगे? नॉट टू फास्ट और स्लो। क्लियर है नहीं है? ना ये बहुत ज्यादा फास्ट होनी चाहिए, ना ये बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए। एक मेडिएटर इसकी क्या होनी चाहिए? स्पीड होनी चाहिए। ये इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज है। और इसकी एक प्रॉपर्टीज जो हर इंजीनियर हर लाइन में ऐड कर सकता है, वो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकल होना चाहिए। हम इसको ऐसा बनाते हैं कि ये कैसा हो? इकोनॉमिकल हो। क्योंकि इकोनॉमिकल, भाई ये हर इंजीनियर का सपना होता है कि डिवाइस अच्छी भी बने और सस्ते में भी बने। तो हम लोग इसको इकोनॉमिकल बनाने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, ताकि हर सिस्टम पे अच्छी तरीके से हर इंसान इसको यूज में ले सके। हर जीएसएस पे ये लगा हुआ होना चाहिए। तो इसको कैसा बनाते हैं? इकोनॉमिकल भी बनाते हैं। क्या ये सारी कहानियां आज आपको समझ में आई है? क्लियर है? हर एक पॉइंट कौन सी प्रॉपर्टी है और मैंने क्यों ली है, क्लियर है सबके माइंड में? आगे चलूं, कुछ और खास बातों के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल हटा दूं यहां से इसको, ठीक है। अब कुछ और बातों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं, उससे पहले आप लोग कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आप जान लीजिए। अगर आप लोगों के सिस्टम में कहीं आ जाए रिले वगैरह में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो कुछ टर्म्स है, ठीक है, सुन लीजिए।
पहली टर्म्स है पिकअप करंट, पहली टर्म्स है पिकअप करंट, क्या पिकअप वैल्यू लिखो आप, ठीक है। पिकअप वैल्यू का क्या मतलब होता है बेटा, एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को अभी एक पॉइंट बताया था रिलायबिलिटी। मैंने बोला था कि आपने रिले को बोल दिया कि आपको इस करंट से ऊपर जैसे ही करंट गई आपको ऑपरेट करना है, इस वोल्टेज, अगर इतना वोल्टेज हो गया तो आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है। तो आपने एक वैल्यू उसको दे दी है, इस वैल्यू पे आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो पिकअप वैल्यू, इसीलिए मैंने यहां पे आईपी लिखा था, वीपी लिखा था, बिकॉज इट्स ए पिकअप वैल्यू। पिकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे अगर आपका सिस्टम रीच कर गया तो आपका रिले जो होता है वो ऑपरेट करना शुरू कर देता है। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। तो पिकअप वैल्यू को क्या बोलोगे कि द मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू होगी एक तरीके से, इसके ऊपर तो वर्क करना ही करना है। सही बात है। द मिनिमम वैल्यू एट विच सिस्टम हैज टू ऑपरेट। क्लियर है? वो आपकी वैल्यू जिस पे आपका रिले ऑपरेट करना शुरू कर दे और वो सिग्नल भेज दे कि सर्किट को क्या कर दो, ब्रेक कर दो। इसके ऊपर वाली वैल्यू पे तो वैसे ही करना है। मैंने करंट या वोल्टेज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, करंट है, वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, फेज है, सबकी क्या होनी है, पिकअप वैल्यू होनी है। ठीक है, एक ही लिख दिया मैंने, पिकअप वैल्यू। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट थिंग, सेकंड, रीसेट वैल्यू। अब रीसेट वैल्यू क्या है? सर मान लो सिस्टम में फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आ गया, हम लोगों ने उसको क्लियर भी कर दिया, ठीक है ना भाई। फॉल्ट आ गया था, इसने सिग्नल भेज दिया था, इसने ऑपरेट कर दिया था, फिर हम लोगों ने लाइनमैन वगैरह को भेजा, सिस्टम को ठीक किया, सिस्टम हो गया मेरा ठीक। अब जैसे ही मेरा सिस्टम ठीक होगा, जनरेटिंग स्टेशन पे क्या होगा, पता लग जाएगा। जैसे ही उसको पता लगेगा भाई सिस्टम ठीक हुआ, तो इसमें करंट का लेवल वापस से कम हो जाएगा। जैसे ही कम हुआ, भाई सिस्टम ठीक हुआ, ठीक होते ही आपने इसको क्या किया, हिंज को ब्लॉक किया। जैसे ही ब्लॉक किया, यहां से क्या गई, करंट गई। जैसे ही यहां से करंट गई, करंट जाते ही इसने, इसको सिग्नल मिला कि हाँ भाई अब करंट जारी है, इसने मेजर किया, इसको पता लगा कि करंट तो अब फुल लोड करंट के बराबर जारी है, फॉल्ट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो वापस से ये क्या करेगा, इस हिंज को वापस खींच के क्या कर देगा, ओपन कर लेगा और वापस से बोलेगा कि हाँ भाई सर्किट ब्रेकर अब लगा रहे तू, क्योंकि अब क्या हो गया है, फॉल्ट क्लियर हो चुका है। तो रीसेट वैल्यू वो वैल्यू होती है, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस वैल्यू तक, अब देखो इसके लिए मैक्सिमम आ रहा है। मैक्सिमम का क्या मतलब है कि इससे नीचे नीचे की वैल्यूज के ऊपर तो आपका रिले जो होगा ना वो बोलेगा कि हाँ भाई आपका सिस्टम हेल्थी है, चलते रहने दो, सिस्टम को ऑपरेट नहीं करना है। रीसेट वैल्यू वो है कि जब आप वैल्यू को वापस कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, करंट की वैल्यू जब इस वैल्यू पे आ जाएगी तो आप सिस्टम को वापस से क्या कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। आप बोल दोगे अब सिस्टम आपका क्या हो चुका है, ठीक हो चुका है। सही बात है नहीं है? बिल्कुल सही है। तो रीसेट वैल्यू क्या है कि द मैक्सिमम वैल्यू एट विच सिस्टम कैन बी रिक्लोज्ड। रिक्लोज का मतलब समझ गए ना, इसको आप वापस से लगा सकते हो। आगे से आपको पता लग गया कि हाँ भाई वापस से बंद कर दो, अब सिस्टम क्या हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। सही बात है। तो दो चीजें ध्यान में रखना है, पिकअप वैल्यू एंड रीसेट वैल्यू। रीसेट का मतलब तो नाम से ही क्लियर है ना, रीसेट, वापस से सेट करना है। ओके, बिल्कुल सही है। अब इसी कहानी में आप लोगों का एक नया वर्ड आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर पिकअप टाइम। क्या होता है, पिकअप टाइम। अब इस पिकअप टाइम का क्या मतलब है? पिकअप वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू जिस पे सिस्टम ऑपरेट करेगा, काम करना शुरू करेगा रिले, वही होता था पिकअप। अब पिकअप टाइम का क्या मतलब है कि भाई पिकअप वैल्यू आई, इसमें सेंस किया, सेंस करके सिग्नल भेजा, सिग्नल भेज के इसमें करंट गई, करंट जाके इसने सिग्नल को भेजा, इसने ऑपरेट किया, सर्किट ब्रेकर को ओपन कर दिया। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो पिकअप टाइम वो टाइम होता है कि जब आपने उसने पिकअप वैल्यू पे सेंस करने से लेके, रिले ने फॉल्ट को सेंस किया, सेंस करने से लेके सर्किट ब्रेकर के ओपन होने तक के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पिकअप टाइम बोलते हैं। आप इसको ऑपरेटिंग टाइम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ऑपरेटिंग टाइम, कि इतने टाइम में आपके रिले ने पूरे काम को क्या किया है, ऑपरेट किया है, सिग्नल को भेजा है, इसको हटाया है। बिल्कुल सही बात है ना, सिस्टम को क्या किया है, ब्रेक किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पिकअप टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिकअप टाइम। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलोगे, द टाइम बिटवीन, कहां से कहां तक, बिटवीन सेंस द फॉल्ट
बिटवीन ओके बिटवीन दी पिकअप वैल्यू टू ओके ओपन द सर्किट. ओके, इट्स ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलोगे, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द ऑपरेटिंग टाइम. इसको क्या भी बोल सकते हो आप, ऑपरेटिंग टाइम भी बोल सकते हो. जितने टाइम में आपके सिस्टम में क्या किया है, पूरा का पूरा ऑपरेट किया है. बिल्कुल सही है ना. देखो मैं समझाने के तरीके से आज यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना. नोट्स बनाते हुए चलना, जैसा भी लिख रहा हूं, ठीक है. फटाफट लिख रहा हूं तो थोड़ी हैंड राइटिंग का थोड़ा ध्यान नहीं रख रहा हूं मैं, है ना. आप अपने कॉपी में अच्छे से हैंड राइटिंग रखना. ओके, इट्स इरेजेबल, मैं तो थोड़ी देर में मिटा दूंगा. आप जो नोट्स बनाओगे वो तो लंबे समय तक रहने हैं. ओके, तो अच्छे से नोट्स बनाना, ठीक है ना. ओके, इसी तरीके से रीसेट टाइम भी होता है. अब रीसेट टाइम क्या हो जाएगा, लिखवाने की जरूरत तो नहीं है. तीसरा रीसेट टाइम, अगर आप लोगों को लिखने को मिल गया कहीं रीसेट टाइम क्या है तो उल्टा हो जाएगा. उल्टा होने का क्या मतलब है, उल्टा होने का क्या मतलब है कि सर्किट ब्रेकर के बंद होने से सिस्टम के नॉर्मल होने तक का टाइम रीसेट टाइम कहलाता है. सही बात है भाई. ऑपरेटिंग क्या था, सेंस करने से ओपन करने तक, तो रीसेट क्या होगा, क्लोज से नॉर्मल होने तक. उल्टा, जस्ट उल्टा, तो वो टाइम क्या कहलाएगा, रीसेट टाइम कहलाएगा. सारे क्वांटिटी क्लियर है. ये 4 वर्ड बार बार आपको देखने को मिलेंगे. पिकअप वैल्यू, रीसेट वैल्यू, पिकअप टाइम, रीसेट टाइम, चारों की चारों क्वांटिटी क्लियर है. अब रिले के बारे में, रिले की प्रॉपर्टी, इसके टर्म्स, रिले का वर्किंग ऑपरेशन, ओके, रिले के बारे में अदर चीज़ें, ये सारे के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. आई थिंक आप लोगों के माइंड में सारी बातें क्लियर रही होगी. सही बात है. ओके, अब मैं आप लोगों को रिले के बारे में कुछ बातें और बता देता हूँ, जो बातें आप लोग बार बार सुनने के लिए कोशिश करते हो. समझना, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिले. रिले जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं. अब कैसे कैसे होते हैं समझ लेना आप लोग. देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिले. अब ये टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिले, ये टॉपिक इतना बड़ा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कई रिले जो है ना वो इतने अच्छे अच्छे हैं कि वो आपके अलग से एक टॉपिक बना देते हैं. ठीक है ना, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन ये आपके इतना इंक्लूड नहीं किया गया है. जितना इंक्लूड किया गया है उतना मैं बताऊंगा. जितना रह गया उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, जितना रह जाएगा उसका मैं लिंक दे दूंगा. वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है ना. पढ़ा हुआ है, मेरा ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. और वहाँ पे आप रिले पढ़ोगे ना, मज़ा आ जाएगा. सही है ना, क्योंकि वो गेट के हिसाब से पढ़ाया हुआ है. ओके, वहाँ पढ़ोगे तो और भी मज़ा आ जाएगा उसमें, क्योंकि वो गेट के हिसाब से. जितना मैंने यहाँ तक बताया इतना तो उसमें है ही सही, इसके आगे की चीज़ें और है उसमें. जो मैं यहाँ पे जो बताने जा रहा हूँ उसके भी आगे की चीज़ें हैं उसमें. ठीक है ना. आपका ये जो चीज़ें मैंने जितनी बताई थी ये आपके सिलेबस में थी. इसमें से जितनी बताऊंगा उतनी वो बताऊंगा जो आपके सिलेबस में है. मोर देन सिलेबस बताऊंगा. सही बात है. और किसी को और भी ज़्यादा जानने की जरूरत हो तो वो लिंक मैं आपको दे दूंगा. अब समझिए, कई तरीके से इसका क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है. अब किस किस तरीके से किया जाता है समझना. पहला, भाई क्लासिफिकेशन करने के भी मेथड होते हैं. जैसे लोगों को बांटना है ना, तो आप क्या बांटोगे, मोहल्ले के हिसाब से बांट सकते हो, सिटी के हिसाब से बांट सकते हो, गरीबी अमीरी के हिसाब से बांट सकते हो. सही बात है. जिनके पास 4 व्हीलर है, जिनके पास 4 व्हीलर नहीं है, उस हिसाब से बांट सकते हो. तो बांटने के कई सारे क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं. अब किस किस तरीके से बांटना है वो तरीके मैं आप लोगों को बता देता हूं. पहला होता है एज पर लोकेशन. ठीक है, लोकेशन के हिसाब से बांटना. अब लोकेशन के हिसाब से आपके जो रिले होते हैं वो रिले होते हैं 2 तरह के. ठीक है, एक होता है यूनिट प्रोटेक्शन. ठीक है, सुन लो ध्यान से. एक होता है यूनिट प्रोटेक्शन, एक होता है नॉन यूनिट प्रोटेक्शन. अब सबसे पहले तो खास बात यह है कि इन दोनों में फर्क क्या है. देखो बेटा, यूनिट का मतलब होता है एक, और नॉन यूनिट का होता है मोर देन 1. सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल. अब यूनिट प्रोटेक्शन वो होता है जहां पे आपको इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रिले की जरूरत पड़ती है. अब अगर एक ही रिले है आपके पास में तो प्राइमरी सेकेंडरी का तो काम ही नहीं बनता. वही रिले है, वही प्राइमरी है, वही सेकेंडरी है, सब कुछ वही है. सही बात है नहीं है. तो यूनिट प्रोटेक्शन, यूनिट प्रोटेक्शन को आप लोग प्राइमरी प्रोटेक्शन भी बोल सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आप बोलो तो आप बोलोगे सर इसमें तो सेकेंडरी का तो कोई काम ही नहीं है. ठीक है ना. तो यूनिट का क्या मतलब है, यूनिट का मतलब है कि सिर्फ एक ही रिले है आपके पास में और सिर्फ वही है बस. सही है, वही आपका क्या करेगा, ऑपरेट करेगा. एक से ज्यादा रिले की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है. यूनिट प्रोटेक्शन जो यूज किया जाता है ये किस किस के लिए यूज में किया जाता है ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है. तो यूनिट प्रोटेक्शन जो होता है ये होता है ट्रांसफार्मर के लिए, एंड ये होता है आपका जनरेटर के लिए, या बोल सकते हो अल्टरनेटर के लिए. सही बात है.
तो जनरेटर या ट्रांसफार्मर के आगे एक आपका रिले का प्रोटेक्शन का सिस्टम लगा होता है, एक ही लगा हुआ होता है, सही बात है, उसी को बोलते हैं यूनिट प्रोटेक्शन और वही आपके पूरे सिस्टम में काम करता है। तो सर ये नॉन यूनिट कहाँ आता है? नॉन यूनिट जो प्रोटेक्शन होता है, कौन सा? नॉन यूनिट। नॉन यूनिट का मतलब है मोर देन वन, ठीक है ना। तो नॉन यूनिट प्रोटेक्शन जो होता है ये यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन में। अब ट्रांसमिशन लाइन में नॉन यूनिट की जरूरत क्यों पड़ती है ये आपको आगे जाके और समझ में आ जाएगा। यहां भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए, जैसे जनरेटर है वो तो एक जगह रखा हुआ है, यहां पे आप लोगों ने प्रोटेक्शन लगा दिया, जनरेटर का काम बन गया, सही है। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन एक जगह पे नहीं है, ये कितनी भी लंबी हो सकती है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, भाई लंबी चौड़ी हो सकती है, सही बात है। अब मान लो आप लोगों ने यहां पे एक रिले का प्रोटेक्शन लगा दिया है ना, तो जैसे कोई इंसान है भाई, जैसे आप हो, तो सबकी एक कैपेबिलिटी होती है यार, सही बात है ना। जैसे मान लो आपका मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री आपके राज्य में सीमित है ना, दूसरे राज्य में थोड़ी वो राज करेगा, सही बात है। तो सबका एक क्या होता है, दायरा होता है, एक क्या होती है, लिमिटेशन होती है, एक क्या होती है, रीच होती है। रीच का मतलब होता है पहुंच, कि कहां तक इसकी क्या है, पहुंच है। तो एक रिले जो होता है ना, मान लो ये रिले लगा दिया, अब मैंने बोला कि इस रिले की पहुंच है, इस रिले की पहुंच है मान लो 10 किलोमीटर, क्या बोल दिया मैंने, इस रिले की पहुंच क्या है, 10 किलोमीटर है। मतलब ये रिले ये बोलेगा कि भाई 10 किलोमीटर के अंतराल में अगर कोई फॉल्ट आ गया तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, मैं ऑपरेट कर लूंगा। फिर 10 किलोमीटर से आगे अगर फॉल्ट आया तो फिर क्या करोगे, तो फिर आपको एक और रिले यूज में लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप यहां पे फिर दूसरा रिले और काम में लोगे, सही बात है, वो आगे के 10 किलोमीटर को देखेगा। क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल। तो इनको बोलते हैं कि मोर देन वन रिले आप लोगों ने यूज किया है, तो इसको आप बोलते हो नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। और नॉन यूनिट प्रोटेक्शन जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन में यूज होता है। यहाँ पे दोनों होते हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी कैसे बोलते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, समझिए। मान लो फॉल्ट आया यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे फॉल्ट आया, तो इस फॉल्ट के लिए प्राइमरी रिले कौन हुआ, ये वाला रिले प्राइमरी रिले है, क्योंकि यहाँ से फॉल्ट आते सबके पहले इसको पता लगेगा, तो ये वाला रिले आपका प्राइमरी रिले। अगर ये ऑपरेट कर जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, आगे की लाइन को इस रिले को ऑपरेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लो किसी रीजन की वजह से ये रिले ऑपरेट नहीं किया, तो फिर ये फॉल्ट करंट जाएगी आगे, और आगे जाने के बाद फिर इसको पता लगेगा, तो फिर ये रिले क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिले, कि इसकी अगर इसने ऑपरेट नहीं किया तो फिर इसका ऑपरेट करना वो कहलाता है आपका सेकेंडरी रिले, सही बात है। तो इसमें प्राइमरी प्रोटेक्शन, सेकेंडरी प्रोटेक्शन, दोनों प्रोटेक्शन होते हैं, ये अकॉर्डिंग टू रीच होता है, सही बात है। मोर देन रिले या मोर देन प्रोटेक्शन सिस्टम यूज में लेने पड़ते हैं, इसलिए इसको हम नॉन यूनिट प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एज पर लोकेशन क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना। ओके, इसको हटा दूं मैं, क्लियर है माइंड में, ध्यान रखना इन बातों को। ओके, नेक्स्ट थिंग, लोकेशन के हिसाब से हो गया, ठीक है ना। ओके, अगला होता है एज पर टाइम, इसको थोड़ा सा समझना आप। सेकंड थिंग, एज पर टाइम। अब टाइम के हिसाब से प्रोटेक्शन कैसे होता है। अब टाइम का मतलब है कि टाइम का क्या मतलब है कि टाइम का मतलब होता है कि रिले का ऑपरेटिंग करने का टाइम। भाई मान लो फॉल्ट आ गया तो कितने समय में ऑपरेट करेगा, किस तरीके से करेगा। जैसे फ्यूज का देखा था आप लोगों ने, फ्यूज का इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स था ना। अगर फॉल्ट करंट ज़्यादा थी तो टाइम कम लगता था, अगर कम थी सॉरी तो उसका इनवर्स टाइम कैरेक्टरिस्टिक था। क्लियर है ना, बिल्कुल। तो यहां पे कौन कौन से टाइम होते हैं, तो यहां पे रिले जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं समझना। एक होता है डेफिनेट टाइम, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, चलेगा। एक होता है डेफिनेट टाइम रिले। अब डेफिनेट टाइम का क्या मतलब है भाई, डेफिनेट टाइम का ये मतलब है कि फॉल्ट करंट कितनी भी हो, भाई पिकअप वैल्यू से जैसे ज्यादा करंट गई फॉल्ट करंट हो गया। रिले के लिए तो रिले ने तो बोल दिया कि भाई फॉल्ट आ गया, पिकअप वैल्यू से ज्यादा आ गया, सही है ना। अब पिकअप वैल्यू मान लो आपकी 10 एम्पियर है, तो फॉल्ट करंट आपकी 11 भी हो सकती है, फॉल्ट करंट आपकी 20 भी हो सकती है, फॉल्ट करंट आपकी 25 भी हो सकती है, सही बात है। अब रिले के लिए तो ये भी फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट है, ये भी फॉल्ट है, तीनों ही फॉल्ट है। अब अगर मान लो डेफिनेट टाइम है, तो डेफिनेट टाइम में क्या होता है कि फॉल्ट करंट से कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है। इसका डेफिनेट टाइम, डेफिनेट का क्या मतलब होता है, फिक्स है। तो इसका टाइम तो फिक्स है कि भाई ये इतने सेकंड में ऑपरेट करेगा। अब फॉल्ट करंट कितनी भी हो, 10 से ज्यादा है ना, बस वही काफी है। अब 10 से ज्यादा 11 है, 20 है, 25 है, मुझे मतलब नहीं है। मेरा तो क्या होता है, डेफिनेट टाइम रिले में फॉल्ट को रिमूव करने का टाइम फिक्स होता है, और ये टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 0.1 सेकंड के आसपास। कितना होता है, 0.1 सेकंड, काफी कम टाइम है, सही बात है, फटाक से क्लियर कर देता है, बिल्कुल। लेकिन डेफिनेट टाइम में जो होता है, ये टाइम क्या होता है, फिक्स होता है, और ये अधिकतर 0.1 सेकंड में आपके सिस्टम को ऑपरेट कर देता है। डेफिनेट टाइम रिले अधिकतर यूज में लिए जाते हैं किस किस के लिए, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर के लिए।
कहां पे यूज में लेते हैं? ट्रांसफार्मर और जनरेटर पे अधिकतर डेफिनेट टाइम रिले का यूज में लिया जाता है। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो रिले यूज में लेते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा होता है। वो डेफिनेट भी नहीं होता है, ठीक है ना? ओके, कौन सा होता है वो मैं बताऊंगा। IDMT रिले होता है। ओके, अब समझिए, तो डेफिनेट का मतलब समझ में आ गया, क्लियर है? ओके, दूसरा होता है D, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना? नाम से ही क्लियर है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस रिले का मतलब ये होता है कि जैसे ही फॉल्ट आया, करंट से मतलब नहीं है, जैसे ही फॉल्ट आया तुरंत क्लियर करने की कोशिश करो। अब जितने कम से कम समय में वो क्लियर हो सके उतने से कम समय में इसको क्या करो? क्लियर करने की कोशिश करो। लेकिन इंस्टेंटेनियस टाइम रिले हम अधिकतर यूज में नहीं लेते हैं ड्यू टू योर फ्लक्चुएशन बिहेवियर। सही बात है, तो इंस्टेंटेनियस को इतना हम यूज में नहीं लेते हैं, पहले यूज में लेते थे, अभी इतना यूज में नहीं लेते हैं। अब अगला जो आता है ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर इनवर्स, ठीक है ना? इनवर्स टाइम रिले। ये कहानी वैसी है जैसे हमारा फ्यूज में थी। क्या था कि ऑपरेटिंग टाइम जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/i के बराबर होता है। फॉल्ट करंट जितनी ज्यादा होगी ऑपरेटिंग टाइम उतना ही कम होगा। सही बात है, बिल्कुल। अब जैसे फ्यूज में क्या था, फ्यूज में यहाँ पे I² आ रहा था, ठीक है ना? तो वो इनवर्स टाइम हो जाता है। अगर I³ हो जाएगा तो और भी ज्यादा इनवर्स, I की पावर 4 हो जाएगा तो और भी ज्यादा इनवर्स। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल। तो रिले को हम इस तरीके से बनाते हैं कि इनवर्स भी करना है, लेकिन कितना ज्यादा करना है ये खास बात है। भाई मान लो मैंने रिले ऐसा बनाया जिसका टाइम प्रोपोर्शनल है 1/i के, तो इनवर्स तो है लेकिन थोड़ा कम है। मैंने ऐसा रिले बनाया जिसका टाइम प्रोपोर्शनल है 1/i² के, तो ये भी इनवर्स टाइम ही है, लेकिन इसमें करंट की वैल्यू हल्की सी भी बड़ी हुई ना तो टाइम की वैल्यू एकदम कम हो जाएगी। मैंने रिले बनाया कि जिसमें टाइम प्रोपोर्शनल टू 1/i³ है। सही बात है। तो इनवर्स टाइम भी आप कई तरीके से बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर हाथ का काम थोड़ी है कि करंट की वैल्यू, अरे यार एक काम करो, आपने ही तो सेट करना है ना इसमें, ये तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह हो गया, आपने ही तो सेट करना है इसमें टाइम आप लोगों को कितना रखना है ऑपरेशन के लिए। सही बात है, बिल्कुल। भाई डिले टाइम आप ही तो सेट करते हो, अरे आप ही करते हो ना। आप लोग अपने मोबाइल में सेट नहीं करते हो, जैसे फोटो खींचते हो तो कि वो टाइम लैप्स वाला नहीं होता, फोटो खींच दिया आपने 2 सेकंड कर दिया, बटन दबा दिया तो 2 सेकंड के बाद में फोटो खींचेगी, होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, बस वैसा ही है ये। सही है ना? इसमें हम सेट कर देते हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करना है। ओके, तो उस तरीके से टाइम पे क्या करता है ये? ऑपरेट करता है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ये सारे के सारे आपके इनवर्स टाइम डिले को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे 2 खास बात है, इनमें अच्छे कौन कौन से हैं? एक तो डेफिनेट अच्छा है, एक इनवर्स अच्छा है। तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन दोनों को यूज में लेते हैं। अब पता लगा कि यार ये भी सही है, ये भी सही है, फिर लोगों ने क्या किया? एक काम करो, दोनों को मिक्स कर दो। इन्होंने क्या किया कि दोनों को क्या कर दो? मिक्स कर दो, बिल्कुल। तो इन्होंने एक नया टाइम रिले सोच लिया और ओके, और उसको बोला जाता है IDMT, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। क्या बोलोगे इसको? इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। मतलब इनवर्स भी है और डेफिनेट भी है, और मिनिमम से मिनिमम टाइम में हमें क्या करना है? क्लियर करना है। तो इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले, ये वाला हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में आजकल यूज करते हैं। अब इसका ऑपरेशन कैसे होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिए। देखो, मान लो भाई इनवर्स भी है, डेफिनेट भी है, ठीक है। इधर मैंने ले लिया, मान लो ये टाइम है आपका, इधर मैंने ले लिया मान लो आपकी करंट है। तो रिले ऑपरेट करना कब शुरू करता है? जब करंट की वैल्यू पिकअप वैल्यू से ज्यादा हो जाए। ओके, मान लो मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, ये लाइन दिखा रही है पिकअप वैल्यू को। किसको दिखा रही है ये? पिकअप वैल्यू को। ओके, तो पिकअप वैल्यू से कम जब तक करंट रहेगी जब तक तो टाइम का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा। जैसे ही करंट पिकअप वैल्यू से ज्यादा हुई, सिस्टम का बिहेवियर बना रहा है इनवर्स टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको बनाया, ये इस तरीके से चला। भाई इनवर्स ऐसा ही होता है, यहाँ से चल के फिर ये यूँ होता है। अब आप इस कर्व को ना थोड़ा ध्यान से देखो ना, इनवर्स कर्व को। तो इनवर्स कर्व में एक पंगा है। क्या पंगा है? समझो, देखो, अगर मान लो पिकअप वैल्यू से हल्की सी जैसे ज़्यादा हुई ना, तो ये कर्व ड्रास्टिकली तरीके से डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ पे आने के बाद में धीरे 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 ये वैल्यू क्या होती जा रही है? कांस्टेंट होती जा रही है। लेकिन ये टाइम बहुत कम है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे अगर इस रेंज में देखो आप, यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका टाइम, ये जो टाइम है, ये टाइम अप्रोक्सीमेटली क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक अगर देखो तो आपका टाइम जो है वो ड्रास्टिकली तरीके से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जब आपकी करंट यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसका वर्किंग बिहेवियर एज इनवर्स की तरह है। देखो, जैसे करंट बढ़ रही है फटाफट टाइम कम हो रहा है, इनवर्स की तरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। लेकिन यहां से आगे जाने के बाद में टाइम अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया है? फिक्स हो गया है। तो मतलब अगर करंट की वैल्यू इससे ज्यादा हुई तो ये काम कर रहा है किसकी तरह? डेफिनेट टाइम की तरह।
डेफिनेट टाइम रिले की तरह। और अगर करंट इससे कम आई तो ये काम कर रहा है किसकी तरह, इनवर्स की तरह। समझ में आई कहानी नहीं आई, बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों की खास बात है, ये इनवर्स टाइम रिले भी है, ये डेफिनेट टाइम रिले भी है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपकी फॉल्ट करंट अगर कैसी है, हाई है, तो कैसे वर्क करेगा, डेफिनेट की तरह, ठीक है ना। अगर आपकी फॉल्ट करंट कैसी है, लो है, तो कैसे वर्क करेगा, इनवर्स की तरह। क्लियर है कि नहीं है। अगर फॉल्ट करंट ज्यादा है तो डेफिनेट टाइम रिले की तरह वर्क करेगा, अगर फॉल्ट करंट कम है तो कैसे वर्क करेगा बेटा, इनवर्स टाइम रिले की तरह। क्लियर है कि नहीं है बातें, सही बताओ, सारी बातें क्लियर है। तो क्या क्या क्लियर हो चुका है, एज पर लोकेशन क्लियर हो चुका है, एज पर टाइम क्लियर हो चुका है। अब आपका नया जो आता है वो आता है आपका एज पर एप्लीकेशन। अब एज पर एप्लीकेशन का क्या मतलब है, अब एज पर एप्लीकेशन में आपके कई तरह के वर्ड आते हैं और कई तरीके से इनके क्या होता है, ऑपरेटिंग का सिस्टम बनता है। अब इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसको हटा दूं मैं, ओके। अब देखो एज पर एप्लीकेशन में क्या होता है, एज पर एप्लीकेशन में ऐसा होता है बेटा कि जैसे मान लो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना है, आप लोगों ने क्या करना है, जनरेटर को प्रोटेक्ट करना है, आप लोगों ने क्या करना है, ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करना है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग क्या हो जाता है, एप्लीकेशन हो जाता है। तो इसमें फिर आपका इंक्लूडेशन आ जाता है, जैसे आपके डिस्टेंस रिले हो गए, सही बात है। तो डिस्टेंस रिले होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं किसको, आपके ट्रांसमिशन लाइन को। क्लियर है ना, ओके। तो जैसे आपका बुकोज रिले हो गया, वो प्रोटेक्ट करेगा किसको, ट्रांसफार्मर को। जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, रिले हो गए आपके डेफिनेट या आपके मान लो इनवर्स करंट रिले हो गया, आपका क्या हो गया, क्या बोलते हैं आपका नेगेटिव सेंस करंट हो गया, ठीक है ना, नेगेटिव सीक्वेंस करंट रिले हो गया। तो इस तरीके से कई सारे करंट रिले होते हैं, वो प्रोटेक्शन करते हैं आपके किसके, जनरेटर को प्रोटेक्शन करते हैं, सही बात है। जैसे आपके डिस्टेंस रिले हो गया, तो डिस्टेंस रिले में जैसे आपका रेजिस्टेंस रिले हो गया, है ना, रिएक्टेंस रिले हो गया, मोह रिले हो गया। तो सबके अलग अलग क्लासिफिकेशन है और वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब वो किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, उनके क्लासिफिकेशन क्या है, उतना हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों जो थे ये आप लोगों के सिलेबस में थे, आगे के क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में नहीं है। और वो चीज़ें जो है वो काफ़ी डिटेल में और बड़ी है, अगर मैं बताने जाऊँगा तो कम से कम 2 क्लासें और लग जाएगी, ठीक है ना, इतनी बड़ी है। तो इस वजह से वो हमारे सिलेबस में है भी नहीं। अगर छोटा मोटा होता तो मैं बता देता डेफिनेटली तरीके से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन थोड़ा बड़ा है, सही है ना। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, ओवर करंट रिले होता है, ओवर वोल्टेज रिले होता है, ठीक है ना, ओवर पावर रिले होता है ना, डिस्टेंस रिले होता है। तो वो सारे रिले जो होते हैं वो एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होता है। मैं आपको बता देता हूँ एज पर एप्लीकेशन के हिसाब से कैसा होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, ओके। एज पर एप्लीकेशन, एज पर एप्लीकेशन के लिए पहला रिले जो होता है वो होता है ओवर करंट रिले, ठीक है। काफी सारे होते हैं इनमें, ठीक है ना, ओवर करंट रिले। ये ओवर करंट रिले होता है, देखो ये तो नाम से ही क्लियर है, सही है ना, कि अगर करंट की वैल्यू एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू या आपकी पिकअप वैल्यू से अगर ज्यादा हो जाए तो ये रिले क्या कर देगा, ऑपरेट करेगा, ओके। ये इसका क्या होता है, बिहेवियर होता है, वर्किंग का प्रोसेस होता है। दूसरा होता है ओवर वोल्टेज रिले, ठीक है ना। क्या होता है, ओवर वोल्टेज रिले। ओवर वोल्टेज रिले होता है, इसकी भी कहानी क्लियर है। क्या कहानी है, अगर आपका वोल्टेज एक पर्टिकुलर वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाए तो ये आपका ऑपरेट करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से होता है ओवर पावर, ठीक है ना, जब आपके पावर की वैल्यू बढ़ जाए। तो ये भी आपका सिंपल सा बिहेवियर है कि जब आपके पावर की वैल्यू एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए तो ये ऑपरेट कर लेता है। अगला जो रिले होता है ये होता है डिस्टेंस रिले। ये डिस्टेंस रिले है ना, ठीक है ना, ये डिस्टेंस रिले जो होता है ये आपके गेट, ईएसी और आप लोगों के एसएससी जेई, है ना, इन तीनों में डिस्टेंस रिले की बहुत ज़्यादा खास बात होती है। ये आप लोगों के अधिकतर पूछा जाता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो डिस्टेंस रिले जो होता है ये कई तरह के होते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस रिले ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में लिया जाता है, 3 तरह का होता है ये होता है आपका रेजिस्टेंस रिले, ठीक है ना, ये होता है आपका रिएक्टेंस रिले, ठीक है, और एक होता है आपका मोह रिले, ठीक है ना। ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में होता है। रेजिस्टेंस रिले जो यूज लिया जाता है ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज में लिया जाता है। अब 3 तरह की ट्रांसमिशन लाइन पढ़ते हो ना, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। तो ये शॉर्ट के लिए होता है, ये मीडियम के लिए होता है, ठीक है, और ये लॉन्ग के लिए होता है, ठीक है। इनको समझना बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इनके वीडियो की लिंक मैं आपको दे दूंगा, डिस्टेंस रिले का पूरा आप लोगों को पता लग जाएगा। उसके अलावा और भी कई रिले होते हैं, ठीक है ना, जैसे बुकोज रिले, ठीक है, जो आप जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अलग से, ठीक है ना।
उसके अलावा आप लोगों के प्रोटेक्शन के लिए और भी कई तरह के, देखो इसमें और भी होते हैं, जैसे आपका डेफिनेट टाइम रिले हो गया, सही बात है, तो जो टाइम के हिसाब से ऑपरेट करता है, करंट के हिसाब से जो ऑपरेट करता है वो करंट का एक होता है, टाइम का एक रिले होता है, करंट के लिए एक रिले होता है, ठीक है ना। आपका इनमें यहाँ पे एक वर्ड होता है रीच, जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता रहा था, ठीक है ना, कि एक रिले जो होता है वो कितनी दूरी तक ऑपरेट कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रीच बोलते हैं। इसका मैं वीडियो का लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग वहां से देख लेना अगर देखना चाहो और आपका मन हो तो, सही बात है, कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना सब इंक्लूड नहीं है। ओके, अब अगली क्लास में हम लोग एमसीबी, ईएलसीबी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो जब तक के लिए शुक्रिया, सब्बा खैर। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू वेरी मच। और अच्छे से देखो, पढ़ाई ना अच्छे से करना शुरू करो, ठीक है। और आप लोग मिल सकते हो मेरे से, ब्यूकी है ना, इस नाम से एक चैनल है मेरा, ठीक है, ये आप सर्च करना BEAUKI, इससे आप सर्च करोगे, वहाँ पे आपको कुछ वीडियोज मिल जाएंगे पावर सिस्टम वगैरह के, तो वहाँ पे आप लोगों के इससे ये प्रोटेक्शन के कुछ वीडियो है वहाँ पे, तो वहाँ से आप लोगों को पूरा प्रोटेक्शन का सिस्टम मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को इनसे रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। ओके, तो वैसे मैं अपलोड वगैरह करता नहीं हूँ, ठीक है ना, किसी कोचिंग की डिमांड की वजह से कुछ किए थे स्टूडेंट्स की वजह से, बाकी मैं अपलोड वगैरह नहीं करता हूँ। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ वीडियो होंगे, ओके, इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लेना। वहाँ पे ये जो है ना, ये पढ़ा हुआ मिलेगा आपको, इसको ढूंढ लेना, तो इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।